हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। ये फाइनल वीडियो है, ठीक है। तो जिन्होंने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं इसी चैप्टर के, तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, कि पुराने वीडियोस देखिए, तभी आपको ये भी वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि चैप्टर ना पूरा कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। देखिए, हार्ट जो होता है ना, हार्ट एक मायोजेनिक है। हमारा जो हार्ट है वो है मायोजेनिक। अब मायोजेनिक का मतलब क्या है? मायोजेनिक का मतलब है ये ऑटो रेगुलेटेड होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये हार्ट है आपका, ठीक है, ये हार्ट है। हार्ट बिना किसी ब्रेन के सिग्नल के, ठीक है, ब्रेन ये रहा, मान लीजिए ब्रेन है, तो अगर ब्रेन हार्ट को सिग्नल नहीं भेजे, अगर ब्रेन हार्ट को सिग्नल्स नहीं भेजे, तब भी हार्ट जो है वो बीट करता रहेगा। हार्ट तब भी बीटिंग करता रहेगा, हार्ट तब भी पंप करता रहेगा, हार्ट काम करता रहेगा बिना ब्रेन से एक्सटर्नल स्टिमुलस के, बिना ब्रेन से स्टिमुलस आए हार्ट काम करता रहेगा, ठीक है। नॉर्मली देखिए कैसे होता है हमारे हाथ, और हार्ट क्या है? हार्ट एक मसल है, हार्ट एक ऑर्गन भी है और एक मसल भी है। ऐसे ही हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल होती हैं। जैसे हार्ट एक मसल है, कार्डिक मसल, हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल भी होती है। स्केलेटल मसल मतलब कौन सी? जो आपके हाथों और पैरों की मसल्स हैं, हाथों और पैरों की मसल्स है। हाथों और पैरों की जो आपकी मसल्स हैं वो बिना ब्रेन के सिग्नल के काम नहीं कर सकती। जब तक, ये मान लीजिए ब्रेन है, ये ब्रेन है, ये ब्रेन से जब तक सिग्नल नहीं पहुंचेगा आपके हाथों और पैरों की मसल को, तब तक आपके हाथों और पैरों की मसल काम नहीं करेगी। अगर हम ब्रेन से सिग्नल तोड़ दें, ऐसे ब्रेक कर दें, ठीक है, इन स्केलेटल मसल्स का, तो ये मसल्स काम नहीं करेंगी। लेकिन हार्ट के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। हार्ट के केस में भी सिग्नल्स जाते हैं, ब्रेन से सिग्नल्स जा रहे हैं हार्ट को, लेकिन अगर ये सिग्नल्स हट जाएं, ठीक है, अगर ये नर्व्स हट जाती हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी हार्ट अपना काम करता रहेगा, हार्ट ब्लड को पंप करता रहेगा, क्योंकि हार्ट अपने आप से अपनी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कर लेता है। ये मैंने आपको पीछे के वीडियोस में बता दिया है, हमने पढ़ा ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है हार्ट की, साइनोएट्रियल नोड होता है, एवी नोड होता है, बंडल ऑफ हिस, परकिंजी फाइबर्स। तो हार्ट अपने आप में खुद से अपनी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कर लेता है। तो हार्ट क्या है? मायोजेनिक है, इसलिए हार्ट को बोलते हैं मायोजेनिक, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, मायोजेनिक वर्ड यूज़ किया गया है आपकी बुक में, तो मैंने आप इसको समझा दिया है, तो उससे आप अब इजी हो जाएगा आगे समझने के लिए। लेकिन अब होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये हार्ट है, या हम दोबारा बना लेते हैं हार्ट को, मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है। हमें पता है कि हार्ट मायोजेनिक है, खुद से अपनी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कर लेता है, ये बात ठीक है, ठीक है। और नॉर्मल हमारी हार्ट रेट होती है 70 टू 75 बीट्स पर मिनट, ये हमारी नॉर्मल हार्ट रेट है। ये जनरली हमारी रेस्ट पे होती है, जब हम आराम कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे जहाँ पे हार्ट को तेज़ पंप ब्लड करने की ज़रूरत है। तो अब मान लीजिए, अब ब्रेन की सिग्नलिंग की ज़रूरत कब पड़ती है हार्ट को? अब यहाँ से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए अब अभी आपको दौड़ लगानी पड़ जाए, आपको भागना पड़ जाए, या आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ जाएँ, या आपको कोई वज़न उठाना पड़ जाए, तो उस टाइम पे जो आपकी मसल्स हैं या जो आपकी बॉडी है, ठीक है, उसको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है। तो जब ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है तो हार्ट का जो रेट है जिससे वो पंप कर रहा है उसको बढ़ाना पड़ेगा, हार्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो एक्स्ट्रा डिमांड है ब्लड की वो पूरी कर पाएगा हार्ट, ठीक है। मान लीजिए ये अभी हमारा रेस्ट पे है, लेकिन यहाँ मान लीजिए ये आपकी पूरी बॉडी है, ये हार्ट है अभी रेस्ट पे, तो 70 और 75 बीट्स पर मिनट पे काम चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए अभी आप स्टेयरकेस चढ़ रहे हैं, आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, तो अब इससे काम नहीं होगा। अब यहाँ पे ब्लड जो है वो ज़्यादा चाहिए, जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो बढ़ जाएगी, जो बॉडी की ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो वो बढ़ेगी। तो अब हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है, हार्ट बीट को यानी कि अब बढ़ाना पड़ेगा। अब हो सकता है हार्ट बीट 120 पहुँच जाए, 140 पहुँच जाए, तो ये कैसे पहुँचेगी? ये यहाँ पे फिर अब ब्रेन का रोल आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? ब्रेन्स का रोल आएगा।
ब्रेन से हार्ट को नर्व्स जाती हैं, ब्रेन से हार्ट को नर्व्स जाती हैं जो हार्ट रेट को तेज़ भी करती हैं और हार्ट रेट को स्लो भी करती हैं। इसके लिए अलग बना लेते हैं, स्लो के लिए हम ये, ठीक है। तो ब्रेन से हार्ट को नर्व्स जा रही हैं जो हार्ट रेट को, HR लिख दिया, हार्ट रेट को मैंने, बढ़ा भी देती हैं और हार्ट रेट को कम भी कर देती हैं। तो जैसे जैसे मान लीजिए अब आप सो रहे हैं, बिल्कुल रेस्ट पे हैं, बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हार्ट रेट है आपकी कम होगी। और जैसे मैंने बोला आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हार्ट रेट ज़्यादा होगी। तो हार्ट रेट को जब ऑल्टर करने की बात होती है, ठीक है, जब हम उसको बढ़ाना है बहुत या उसको कम करना है, तो यहाँ पे ब्रेन का रोल आता है। हार्ट अपने आप में अपनी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कर लेता है, लेकिन कुछ केसेस में जब हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या जब बिल्कुल हम रिलैक्स कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हार्ट रेट का बढ़ा होना और हार्ट रेट का कम होना उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो वहाँ पे फिर ब्रेन का रोल आ जाता है। ये ब्रेन काम करता कैसे है, ब्रेन से हार्ट को नर्व्स जाती हैं, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। अब आप ये वाला पिक्चर देख सकते हैं, जो हार्ट रेट कम करने की नर्व होती है वो होती है वेगस नर्व, वेगस नर्व होती है, ठीक है। और हार्ट रेट को बढ़ाने की जो नर्व होती है वो होती है आपकी कार्डिक नर्व, सिंपैथेटिक कार्डिक नर्व्स, ठीक है। तो ये होती है सिंपैथेटिक, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए सिंपैथेटिक कार्डिक नर्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, ब्रेन यहाँ पे ऐसे नर्व्स के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है। ये दोनों नर्व्स हैं, ये दोनों नर्व्स हैं, सिंपैथेटिक कार्डिक नर्व और वेगस नर्व। वेगस नर्व हार्ट रेट कम करेगी, सिंपैथेटिक कार्डिक नर्व हार्ट रेट को बढ़ा देगी, ठीक है। यहाँ पे ना होता क्या है, यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, ये नर्व्स होती हैं, ये ऐसे कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। कौन से करती हैं एग्जैक्टली अभी इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस ये है कि यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे नर्व से हार्ट की तरफ, ठीक है। और जिसकी वजह से हार्ट का रेट बढ़ेगा या हार्ट का रेट कम होगा। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी नर्व हार्ट पे किस टाइम पे एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। तो हार्ट रेट बढ़ भी सकती है, हार्ट रेट कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। अब ब्रेन के किस हिस्से से होता है ये जो हार्ट रेट कम होना ज़्यादा होना, ये होता है ब्रेन का एक हिस्सा होता है, ये आपका ब्रेन स्टेम का हिस्सा है। देखिए ये वाला हिस्सा देखिए, ये है ना, ये ब्रेन स्टेम का एक तरीके से हिस्सा है। इसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। हो सकता है शायद मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, बट मेन आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो हिस्सा है क्या और कहाँ पे है। ये ब्रेन स्टेम में ये देखिए यहाँ पे होता है ये रहा मेडुला, इसको ऐसे लिख देते हैं, स्पेलिंग वहाँ दिखाई नहीं दे रही होगी आपको, पिक्चर में क्लियर नहीं है, ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे ना एक पॉइंट होता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं कार्डिक सेंटर, इसे बोलते हैं कार्डिक सेंटर, ठीक है। तो यहीं से, इसी हिस्से से ये जो नर्व दिखाई दे रही है, ये देखो ये रहा, ये वाला हिस्सा है ना, ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पे एक पॉइंट है कार्डिक सेंटर, यहीं से नर्व्स निकल रही हैं जो हार्ट रेट को कम करती हैं और हार्ट रेट को बढ़ाती हैं। वेगस नर्व निकल रही है जो हार्ट रेट को कम कर रही है, सिंपैथेटिक कार्डिक नर्व निकलती है जो हार्ट रेट को बढ़ाती है, और जाके ऐसे ये हार्ट से कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। तो जब बढ़ाना होगा हार्ट रेट तो बढ़ भी जाएगा, कम होना होगा तो कम भी हो जाएगा। तो ये मैंने बताया कि कैसे हार्ट की एक्टिविटी का रेगुलेशन होता है ब्रेन के थ्रू। अब खाली यही नहीं है, ऐसा नहीं कि खाली ब्रेन से ही हार्ट रेट हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक चीज़ और भी होती है, क्योंकि देखिए ब्रेन क्या रिलीज़ करता है, ब्रेन रिलीज़ करता है केमिकल्स जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अभी जब ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, नर्वस सिस्टम तो क्लियर हो जाएगा ये। अभी बस ये ध्यान रखिए न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, जो केमिकल्स हैं जो आपका ब्रेन रिलीज़ करता है या जो आपके न्यूरॉन्स रिलीज़ करते हैं, ये केमिकल्स हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, केमिकल्स हैं जो आपका ये जो ब्रेन है, ये यहाँ से जो नर्व्स निकल रही हैं, ये नर्व्स जाके यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज़ करेंगी जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। तो हार्ट रेट को बढ़ाने का एक तरीका तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू है, और जो ये वाला तरीका होता है ना, ये बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी काम करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन ये काम करेगा। ये एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत तेज़ काम करेगा, बहुत एकदम से जल्दी से आपकी हार्ट रेट तेज़ हो जाएगी। जैसे आप कभी सिनेमा जाते हैं, वहाँ पे आप हॉरर मूवी देखते हैं, तो एकदम से आप देखते हैं जैसे कोई ऐसा डरावना सीन आ गया, हार्ट रेट तेज़ हो जाती है, आपके पता चलने से पहले ही हार्ट रेट तेज़ हो जाती है, क्योंकि वो बहुत तेज़ है, ये बहुत तेज़ एक्ट करता है, ठीक है। आपके कंट्रोल में नहीं है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। ये भी मैं वर्ड्स इसलिए यूज़ नहीं करना चाह रहा क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया नहीं है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है, ये आगे नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है और ये ऑटोमेटिक काम करता है,
ठीक है, ऑटोनॉमिक का मतलब ही समझ लीजिए ऑटोमेटिक ही काम हो रहा है, आप ही कंट्रोल में नहीं है, तो ये बहुत तेज़ काम करता है। एक तो हो गया ये। लेकिन खाली ब्रेन के थ्रू ही हम हार्ट रेट को रेगुलेट नहीं कर सकते, हमारे पास और भी तरीके हैं। खाली यही एक तरीका नहीं है कि हम ब्रेन के थ्रू ही हार्ट रेट को रेगुलेट करें, हमारे पास और भी तरीके हैं जिससे हम हार्ट रेट को बढ़ा या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली बढ़ाने की बात होती है, जब और तरीके आएंगे हार्मोन्स तो बढ़ाने की बात ज़्यादा आएगी। ठीक है, होता क्या है, जैसे कि ब्लड में, ये आपका मान लीजिए ब्लड है, तो ब्लड में ना हार्मोन्स होते हैं, ब्लड में हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स भी केमिकल्स ही हैं। ठीक है, ब्रेन जो रिलीज करता है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो ब्लड में होते हैं वो आपके मोस्टली जो यहाँ पे चलते हैं ब्लड में, ये हार्मोन्स हैं। तो अब होता क्या है, हार्मोन्स भी आपके ये जो हार्ट रेट है इसको बढ़ा सकते हैं। कैसे होता है ये देखिए, ये आपका किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ना, यही हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड में जो अंदर वाला हिस्सा है एड्रिनल मेडुला, तो ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन प्रोड्यूस करता है, तो अब ये करता है एड्रेनलिन है और नॉर एड्रेनलिन भी होता है। तो ये दोनों का काम क्या है, ये है, ये क्या है, ये वाले जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन लिखा है ये हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स भी केमिकल्स ही होते हैं। ठीक है, अब ये रिलीज होते हैं ब्लड में, ये मान लीजिए आपका ये है, ये ब्लड है आपका, तो ये रिलीज हो जाएंगे एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन, यहाँ पे ब्लड में रिलीज होंगे। ठीक है, और ये भी जाके हार्ट पे एक्ट करते हैं, ये हार्ट पे जाके एक्ट करेंगे, तो ये हार्ट रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट को ये बढ़ा देते हैं। HR मतलब हार्ट रेट है, तो ये जाके हार्ट रेट को बढ़ा देंगे। अब फ़र्क क्या है न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स में, हार्मोन्स ना न्यूरोट्रांसमीटर के मुकाबले थोड़ा स्लो काम करते हैं, इतनी जल्दी काम नहीं करते, इनको टाइम लगता है कंपैरेटिवली, लेकिन जो उनका एक्शन होता है वो थोड़ा लंबा होता है, लॉन्ग लास्टिंग है। देखिए न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या है, जल्दी काम करेंगे, ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, जल्दी असर आएगा और जल्दी असर खत्म हो जाएगा। हार्मोन्स क्या है, लेट असर आएगा न्यूरोट्रांसमीटर्स के मुकाबले, लेकिन वो लंबा चलेगा। ठीक है, तो ये फ़र्क है, उसका असर ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा हार्मोन्स का हार्ट रेट पे। तो ये है, तो एक तो ब्रेन के थ्रू हार्ट रेट को कंट्रोल किया जा सकता है, दूसरा हार्मोन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया एड्रेनल ग्लैंड जो है ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स, इससे भी हार्ट रेट को रेगुलेट किया जा सकता है, हार्ट रेट बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो हो गया ये। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये क्या है, डिसऑर्डर मतलब कुछ खराबी, डिसऑर्डर से हमें समझ में आ रहा है कि अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ खराबी हो जाए तो इसको बोलेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहली है और बहुत कॉमन है, आप सबने सुना ही होगा, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, मेडिकल लैंग्वेज में इस पर हाइपरटेंशन बोला जाता है। अब एग्जैक्टली होता क्या है इसमें, देखिए इसमें क्या होता है कि आपके ब्लड का ना एक प्रेशर होता है, जैसे कि ये है, ये आपका ब्लड है, ये आपका हार्ट है, हार्ट से ब्लड निकला, हार्ट से ब्लड निकला। अब ये जो ब्लड है ये प्रेशर लगाता है इस पे, जो आर्टरी है आपकी, ये आर्टरी है मान लो, आर्टरी की वॉल्स पे ना एक प्रेशर लगाएगा, ये ब्लड है प्रेशर तो लगाएगा, पानी है मान लीजिए, पानी है पाइप में जा रहा है, अगर कोई पाइप में पानी जा रहा है तो पानी जो होगा पाइप के वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा, तो ऐसे ही ये जो ब्लड है ये इस पे प्रेशर लगाता है आर्टरी की वॉल्स पे। ठीक है, तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक तरीके का प्रेशर होगा, जब हार्ट रिलैक्स होता है तो एक तरीके का प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये जो चेंज इन प्रेशर है ना, इसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये जो ब्लड प्रेशर है जो लग रहा है, ब्लड लगा रहा है आपकी आर्टरी की वॉल्स पे, यही इसी को मेज़र करके ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाता है। अब ये दो तरीके से होता है, एक तो जब मैंने बोला हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोले, तो इसलिए जो प्रेशर यहाँ पे होगा वो होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक, बीपी लिख दिया, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर है। और जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डायस्टोलिक
डायस्टोलिक का मतलब ही मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया है। सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और डायस्टोलिक का मतलब जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है। तो एक हो गया डायस्टोलिक बीपी। तो ये होता है सिस्टोलिक जनरली 120 होता है और डायस्टोलिक होता है 80। ठीक है, तो ये इस तरीके से आता है। और नापा इसकी जो वो जाती है, इसकी जो यूनिट है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है। ऐसे इसकी भी है 80 mm ऑफ मरकरी। तो ये ऐसे लिख देते हैं जनरली, कभी आप देखेंगे डॉक्टर्स इसको ऐसे लिख देते हैं 120/80। तो इसका मतलब है ये जो 120/80 है ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। एक हेल्दी इंसान में 120/80 होता है। ठीक है, 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अब हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर किसको बोलेंगे? ठीक है, ये अभी आपने समझ लिया। तो ये तो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ये तो है नॉर्मल बीपी। तो हाई बीपी किसको बोलेंगे? हाई बीपी कब होगा? इसके लिए हम 1 मिनट ले लेते हैं, एक इरेज़र ले लेते हैं ताकि आपका ये रह जाए, ये ना हटे। हाँ, नॉर्मल बीपी हमने देखा क्या था, 120/80। हाई बीपी कब होगा? जब आपका ग्रेटर देन होता है 140/90 से। जब इससे हाई होगा, इससे हायर होगा, हायर देन 140/90, 140/90 से जब ऊपर होता है तो फिर हाई बीपी बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं इसको। ठीक है, बार बार चेक करने पे अगर आपका 140/90 से ऊपर आ रहा है तो दैट मीन्स हाइपरटेंशन है और फिर आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर लंबे समय तक हाई बीपी बढ़ा रहता है तो उससे हार्ट पे असर पड़ता है, हमारे ब्रेन पे भी असर पड़ता है और किडनी पे भी असर पड़ता है। ठीक है, तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो एक तो हो गया ये डिसऑर्डर। अब सेकंड डिसऑर्डर क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, कोरोनरी आर्टरी कौन सी होती हैं? लास्ट वीडियो मैंने बता दिया है। जो आर्टरीज हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उनको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो ठीक है, जो ब्लड वेसल हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उन्हें कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उन्हें कोरोनरी आर्टरी बोला जाता है। तो अब अगर इन ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम आ जाए, कोरोनरी आर्टरी में जब प्रॉब्लम आ जाए तो उसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। इन्हें बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। इसको एक चीज़ और भी बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसको आप ऐसे पढ़ लीजिए, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये मैं वर्ड आपको मीनिंग बाद में समझाऊंगा, पहले समझ लीजिए ये जो CAD है इसे कैडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है क्या, व्हाट इट इज़? देखिए, हमारी मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी है, ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, ये हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ये हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ ब्लड है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कुछ केसेस में, यहाँ पे एक ऐसे ब्लॉकेज बन जाती है, ऐसे ब्लॉकेज बनना स्टार्ट हो जाती है। देखिए ये ब्लॉकेज बन जाएगी यहाँ पे। ये ब्लॉकेज होती किसकी है? इसको मेडिकली बोलते हैं इस ब्लॉकेज को प्लाक। ठीक है, इसमें होता क्या क्या है, किस चीज़ से बनती है ये अगर हम बात करें तो इसमें होता है फैट, इसमें होता है कोलेस्ट्रॉल, इसमें होता है कैल्शियम। ठीक है, और कुछ इसमें फाइबर के टिश्यूज़ होते हैं, फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं, कुछ इसमें फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं। तो ये इनसे मिलके यहाँ पे ऐसे ब्लॉकेज बन जाती है। तो ऑब्वियसली अब ये ब्लॉकेज बनती जाएगी तो यहाँ आप देखेंगे ये जो ब्लड सप्लाई है ये यहाँ पे दिक्कत आएगी, ठीक से ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। तो ये जो चीज़ हो रही है, ये जो ब्लॉकेज बन रही है, प्लाक बन रहा है, इसी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ या फिर आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस क्यों बोलते हैं, अब ये इसका मैं आपको बता देता हूँ। आर्थरो का मतलब होता है पेस्ट लाइक सब्सटेंस, पेस्ट लाइक सब्सटेंस। तो ये जो सब्सटेंस है ना ये पेस्ट लाइक होता है, उसी तरीके से है। ठीक है, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू सब बन रहे हैं, तो इस तरह से हो गया। स्क्लेरोसिस मतलब होता है हार्डनिंग।
ठीक है, अब हार्डनिंग क्यों यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, क्योंकि जब ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो आर्टरीज़ हैं, हमारी आर्टरी ना क्या होती हैं इन जनरल, जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं, हमारी जो आर्टरी होती है ना, वो इलास्टिक होती हैं, ठीक है, जैसे रबर बैंड स्ट्रेच करता है ना, ऐसे हमारी आर्टरीज भी होती हैं, एक्सपैंड करती हैं फिर रिलैक्स करती हैं, एक्सपैंड करती हैं रिलैक्स करती हैं। तो हमारी आर्टरी इन जनरल इलास्टिक होती हैं, लेकिन प्लाक जब बनने लग जाता है तो ये इसकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इलास्टिसिटी कम होती जाएगी तो ये हार्ड हो जाएगा, जब इलास्टिसिटी नहीं रहेगी तो ये हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। तो जब ये क्योंकि हार्ड हो रही हैं आर्टरीज, इसलिए बोला जाता है इसको हार्डनिंग, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। तो ये जो कैड है ना, कैड, इसको हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज भी बोलते हैं, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, ये जो मैंने आपको बताया ये वही है, ठीक है। तो ये स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग, एथ्रो मतलब पेस्ट लाइक सब्सटेंस। तो ये बन गया है जिसकी वजह से अब आर्टरीज हार्डन हो गई हैं। तो अब क्या है, थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपको ना फिर याद कम करना पड़ेगा, आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये हो गया सेकंड। अब इसी में मान लीजिए जब ये चीज़ होगी, ऐसे होगा, तो अब मान लीजिए बढ़ता जाए, दिक्कत आ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, तो इससे क्या होगा, जिस इंसान को ये चीज़ हो रही है, कैड हो रहा है, तो उसको कुछ सिम्टम्स होंगे, उसको कुछ सिम्टम्स होंगे, ठीक है। सिम्टम्स कैसे होंगे, उसको ऐसा लगेगा छाती में भारी भारीपन, चेस्ट में ऐसा लगेगा टाइटनिंग, चेस्ट उसका टाइट हो रहा है, चेस्ट उसका सिकुड़ रहा है, बहुत प्रेशर लगेगा उसको, चेस्ट में भारीपन सा महसूस होगा, ठीक है। तो ये जो भारीपन है, ये जो दिक्कत आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड कम जा रहा है। तो ब्लड कम जा रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर ब्लड सप्लाई कम हो रही है, ब्लड सप्लाई यहाँ कम हो रही है, तो ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो मतलब ऑक्सीजन भी कम हो रही है, तो इसकी वजह से दिक्कत आएगी। सिम्टम्स क्या होंगे, इसको चेस्ट में इसको टाइटनिंग महसूस होगी, चेस्ट में इसको टाइटनिंग महसूस होगी, मतलब भारीपन सा, ऐसा लगेगा कि किसी ने छाती पे पत्थर रख दिया इस तरह से, ठीक है, समझ ली, भारीपन सा लगेगा, हमेशा से लगेगा कुछ भारीपन सा है, ठीक है। दिक्कत लगेगी, थोड़ा सा वो एक्सर्शन करेगा, मान लीजिए चलेगा या थोड़ा सा कुछ भी, जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस लगेगा ना, एक्सर्शन लगेगा, उसका सीढ़ी चढ़ रहा है या कुछ वजन उठा रहा है, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी वो थक जाएगा, उसकी जो सांस है फूलना स्टार्ट हो जाएगी। सांस क्यों फूलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रहा, यहाँ ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी चीज़ को बोलते हैं, ये जो सिम्टम्स उसको हो रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ ब्लड सप्लाई कम है, इसे बोलते हैं एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। तो इसका भी अगर आप मतलब देखेंगे ना एंजाइना का, तो एंजाइना का मतलब जो होता है, एंजाइना वर्ड का मतलब ही चोकिंग है, और पेक्टोरिस का मतलब होता है कोई चीज़ जो चेस्ट को सिंबलाइज कर रही है। तो चोकिंग ऑफ चेस्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि चेस्ट को कोई चीज़ चोक कर रही है आपके, इस तरह से सिम्टम आता है, तो इसे एंजाइना बोलते हैं। एंजाइना होता क्यों है, कैड की वजह से। ये जो मैंने आपको समझा दिया, ये जो ब्लॉकेज बनती है हार्ट में, जो ब्लड वेसल्स हैं, कोरोनरी आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज बनना स्टार्ट हो जाती है तो उसकी वजह से एंजाइना वाले सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब फाइनली है हमारा हार्ट फेलियर, फोर्थ पे आता है आपका हार्ट फेलियर। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हार्ट फेलियर को कंफ्यूज मत करिएगा हार्ट अटैक से, ये अलग चीज़ है। हार्ट अटैक अलग चीज़ है, कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़ है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक ना, ये तीनों टर्म अलग हैं, इनको कंफ्यूज मत करिएगा इससे। हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर तब होगा जब आपका जो हार्ट है वो ठीक से पंप नहीं कर पा रहा। हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, ठीक है। तो हार्ट की जो ब्लड पंपिंग कैपेसिटी है वो अगर डिक्रीज़ हो रही है, कम होती जा रही है, तो इसकी वजह से हम बोलेंगे हार्ट फेल हो रहा है। भाई हार्ट क्या है, हार्ट एक मसल है, तो जब वो उसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना, तो जब वो ब्लड को पंप नहीं करेगी ठीक से, तब हम बोलेंगे कि हार्ट फेल हो रहा है, ठीक है ना। अब ये कई वजह से हो सकती है प्रॉब्लम, बहुत वजह हो सकती हैं, ठीक है। किसी कैड की वजह से भी हो सकता है कि अगर ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा बनती जा रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके रीजंस काफ़ी सारे हैं, वो डॉक्टर्स ही देख के एनालिसिस करके बता पाते हैं, ठीक है, टेस्टिंग करके। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ हार्ट फेलियर होता क्या है। मेनली हार्ट फेलियर ये है कि जब आपका हार्ट है वो अगर ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे हार्ट फेलियर। तो बॉडी में ठीक से ब्लड नहीं पहुँच पाता, ठीक है। तो अब इसको कई बार आप देखेंगे ये भी लिखा जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर,
तो ये क्यों लिखा जाता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर? देखिए क्या होता है जब मैंने आपको बताया हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है कि बॉडी में आपके ठीक से ब्लड पंप नहीं हो रहा है, क्योंकि हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा। तो जब बॉडी में ठीक से ब्लड पंप नहीं होगा ना, तो होता क्या है, आपके बॉडी में बहुत जगह फ्लूइड बनना स्टार्ट हो जाता है। जो आपकी बॉडी में बहुत जगह ना फ्लूइड रिटेंशन स्टार्ट हो जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन स्टार्ट हो जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी ब्लड वेसल्स है ना, इसमें प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड वेसल्स में से फ्लूइड बाहर लीक हो जाता है। और ये जो फ्लूइड है ये मेनली कहाँ पर रिटेंशन होता है इसका? पैरों में। आप देखेंगे पैरों में हो रहा है, पेट में हो रहा है, चेस्ट में हो रहा है, ठीक है। जो लंग्स वाला एरिया है, लंग्स वाले एरिया में हो रहा है। तो लंग्स वाले एरिया में जिस इंसान को कंजस्टिव हार्ट फेलियर है उसको कंजेशन महसूस होगा, ठीक है। उसके पैरों में, जैसा मैंने बोला, पैरों में फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है। स्टमक वाले, जो टमी वाला एरिया आपका एब्डोमेन वाले एरिया में हो सकता है, ठीक है। तो फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है। इस फ्लूइड रिटेंशन की वजह से, क्योंकि जब फ्लूइड आ जाएगा इतना ज़्यादा, तो उस इंसान को कंजेशन महसूस हो सकता है लंग्स में, ठीक है। लंग्स में महसूस हो सकता है। और मैंने बोला पैरों में, स्टमक में, एब्डोमेन वाले एरिया में, इन सब जगहों पे फ्लूइड जो है रिटेन होना स्टार्ट हो जाता है, फ्लूइड भरना, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि कंजेशन हो रहा है मेनली, जो फ्लूइड रिटेंशन की वजह से कंजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब लंग्स वाले एरिया में ज़्यादा होता है तो उसको हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर बोल देते हैं, क्योंकि कंजेशन भी हो रहा है, हार्ट तो फेल हो रहा है, साथ साथ कंजेशन भी आ रहा है, ठीक है। तो ये है, ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। अब आप पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको बेटर समझ में आ जाएगा अपने आप से। और इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। जल्दी मिलूँगा आपसे नए चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली इसको सबके साथ शेयर कर दीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।